हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हम आज का ये नॉलेज मास्टर सेशन, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग हर्षिता, गुड इवनिंग। Let's wait for a few more minutes, then we will start our question practice session. ओके, सो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। हम अब क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन में अब बस स्टार्ट करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी बच्चे लोग ज्वाइन कर लो। एक्सक्यूज मी। ओके, सो स्टार्ट करें। हेलो सपना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आज करने वाले हैं। गुड इवनिंग शुभम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसको ज्वाइन करना होगा बीच में करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। The most abundant biomolecule on the earth is न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आई थिंक ये सबको आता होगा। तो सबने आंसर कर दिया, यस, डी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। ये कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी हमारे सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनको फॉर्म करता है। प्लस हमारे जो सेल के अंदर जो मोस्ट एसेसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि ग्लूकोज, ये सारा कुछ हमारा जो एसेसिबल एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। The general formula of carbohydrate is, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताना है। सबने आंसर कर दिया? फ्यू मोर सेकेंड्स टू गो, जल्दी जल्दी आंसर कर दो सब। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज CH2ON। कैसे? अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें जो H:O का रेशियो होता है, दैट विल ऑलवेज 2:1।
कैसे होगा ये, जैसे हम सिंपल एग्जांपल देंगे ग्लूकोज का, ये सबसे जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट एज एग्जांपल हम देखते हैं वो हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, तो यहाँ पे हम अगर H और O का रेशियो देखें, ये क्या आता है 2:1। C और O का रेशियो देखें, ये क्या आता है 1:1। और ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उन सबके लिए सेम होता है। अगर हम बात करें एल्डोज शुगर की या फिर कीटोज शुगर की, दोनों के ही केस में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CH2ON होता है, मतलब 1:2:1 के रेशियो में। अगर हम फ्रक्टोज का भी एग्जांपल देखें, उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसमें भी रेशियो 2:1 ही आ रहा है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा CH2ON, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा? ठीक है, सो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ओके, चलिए बच्चों आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे। ओके, डन। So the right answer is carbohydrate are polyhydroxyaldehydes and ketones। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। ठीक है, साई प्रकाश गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, कैसे? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक कार्बन का स्केलेटन होता है, बैकबोन होता है, जिसमें बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच होते हैं। और ये सारे ग्रुप्स के साथ इसमें एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, सो this is one, okay, यहाँ पे let's say there is a functional group X1, there is this functional group X2. Nidhi, my regular time is 8 p.m. From 8 to 9 p.m. I am going to come live. Okay? So अगर आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर देखें बेसिक, तो ये इसका बेसिक कार्बन चेन का स्केलेटन हो गया। इससे अटैच्ड हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फंक्शनल ग्रुप हम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी वो क्लासिफाई करते हैं। कैसे? इफ this X1 group is either aldehyde or ketone and X2 group is CH2OH, so this particular form of compound is called as glycose sugar. Okay, ये glycose sugar होगा जिसमें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि X1 की जगह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और X2 की जगह हमारे पास CH2OH ही है, then in that case we have X1 as COH and X2H CH2OH। तो in that case हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट, जो ये कंपाउंड होगा, उसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड।
So when the functional group is CH2, CHO or ketone group, then it is glycose, sugar, carbohydrate. But when this functional group X1 is carboxylic acid, then this particular sugar is gluconic acid. So I think अभी सबको क्लियर होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अगर वहां पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा तो वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा. जैसे वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो वो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा. ऐसे ही हम बेस्ड अपॉन द X1 एंड X2 ग्रुप हम क्लासिफाई करते हैं. सो ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है. सबको क्लियर है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ. फिर किसी को कोई डाउट है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sony. Okay, Sony, I will mark. Okay, sure. Okay. मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है. जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग. वेरी गुड जया, इशिता, सपना एन घोष, प्रज्ञानमयी, वेरी गुड. जल्दी जल्दी आंसर करो. बट ओके, पोल खत्म हो चुका है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर फ्रॉम द स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे. तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या जानना होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. आई थिंक सबको पता होगा इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चैप्टर्स में कुछ भी डाउट है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो यूट्यूब पे हमारा अनअकैडमी का चैनल है, लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट. आप वहां पे जाके मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं. मैंने वहां पे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिया है. अभी मैं प्रोटीन के पार्ट को कवर कर रही हूँ. ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके जो रेगुलर क्लासेस है उसको अटेंड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब यहाँ पे करेंगे. ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें और ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज क्या है. हर्षिता, यस, यूट्यूब पे जो टाइमिंग है वो है 5:30 to 6:30 इवनिंग में. ओके, लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, यह है चैनल का नाम. वहां पे जाके आप मेरे क्लासेस को फॉलो करें. सुरभि सिंह नाम से मेरे क्लासेस आते हैं. ओके, तो हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम ग्लूकोज के लीनियर चेन की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है एक हेक्सोज शुगर जिसकी फंक्शनल ग्रुप जो होती है वो होती है एल्डिहाइड. इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है. ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. आई थिंक आप सबको आता होगा. ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको याद रखना है कि OH और H का ओरिएंटेशन कैसे है. अगर हम इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो ग्लूकोज के केस में जितने भी OH हैं सबका ओरिएंटेशन होता है राइट साइड में. सो इसका ट्रिक हो जाएगा ऑल राइट एक्सेप्ट 3. तो यहाँ पे देखिए सारे जो OH ग्रुप हैं वो राइट साइड में है एक्सेप्ट एट दिस थर्ड कार्बन. सो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखें ऑल राइट एक्सेप्ट 3. ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अगर हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज में जो फर्स्ट कार्बन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन भी हमेशा CH2OH फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन.
तो ये सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसमें जो ओरिएंटेशन होती है वो भी ग्लूकोज के सिमिलर ही होती है, जिसमें कि सब कुछ राइट में होता है एक्सेप्ट थर्ड। तो ये ट्रिक आप याद रखिए कि ग्लूकोज के केस में ऑल OH ग्रुप आर इन द राइट साइड एक्सेप्ट थर्ड। सिमिलरली फ्रक्टोज के केस में भी होता है ऑल राइट एक्सेप्ट थर्ड। ओके, सो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें दोनों के स्ट्रक्चर में, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर यहाँ पे देखें तो एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो दोनों के ही केस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो वो भी दोनों में इक्वली है, क्योंकि दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है C6H12O6 यही तो है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ऑफ कोर्स सेम ही होंगे। यहाँ पे डिफर क्या करेगा, टाइप ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर कर रहा है। कैसे, यहाँ पे जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड और यहाँ पे जो ग्रुप है वो है कीटोन। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। सो दिस इज द राइट आंसर, टाइप ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cleavage of two unknown disaccharide is shown by infrared spectroscopy to result in a 4 individual monosaccharide molecule, 2 ketone and 2 aldehyde. Based on this data, what is the identity of these two molecules? चलिए आंसर कीजिए, सोचिए, एक एक क्वेश्चन का एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या बताता है, पहले आप ये देखिए। फिर उससे क्या हो रहा है, 4 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उन 4 में से 2 कीटोन आ रहा है, 2 एल्डिहाइड आ रहा है। तो ये जो डाइसेकेराइड है वो दोनों कौन से डाइसेकेराइड है, ये आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है हमें। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताता है और किसी भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो हमें पीक्स देता है। किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में। फंक्शनल ग्रुप्स, अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो उसका अलग सा पीक आएगा, अगर एल्डिहाइडिक होगा उसका अलग पीक आएगा, अगर वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा किसी कंपाउंड में तो उसका पीक अलग आएगा। तो डिपेंडिंग कि वो कौन सा कंपाउंड है उसके रिस्पेक्ट में वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके रिस्पॉन्ड में पीक शो करता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 मोनोसेकेराइड है हमारे पास, 4 मोनोसेकेराइड्स। ओके, 2 डायसेकेराइड है जिसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं हम आफ्टर क्लीवेज, तो उससे हमारे पास होगा 4 मोनोसेकेराइड्स। और ये 4 मोनोसेकेराइड्स के जो पीक्स आ रहे हैं तो उससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 2 कीटोनिक ग्रुप है और 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअली सबके स्ट्रक्चर को देखें कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या मोनोसेकेराइड यूनिट है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, लैक्टोज। तो हम लोग जानते हैं कि लैक्टोज का मोनोसेकेराइड यूनिट क्या होता है, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और माल्टोज का क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो अगर हम इस 4 मोनोसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मोनोसेकेराइड है सारे ही एल्डिहाइडिक है। सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोनोसेकेराइड विथ 2 कीटोनिक फंक्शनैलिटी एंड 2 एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी।
तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड में हम बात करें लैक्टोज, तो लैक्टोज में हमारे पास है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, उसके साथ है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज के जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है और ये कीटोनिक शुगर है। तो अगर सुक्रोज और लैक्टोज में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 एल्डिहाइडिक मोनोसेक्राइड है और 1 कीटोनिक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। Yes, enough sucrose have glucose and fructose, but since it has 1 glucose and 1 fructose, and this lactose has 1 glucose and 1 galactose, so finally हमारे पास क्या होगा 3 aldehydes and 1 ketone, जो कि हमारे क्वेश्चन में वो क्राइटेरिया नहीं बोल रहा है। सो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और लास्ट अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है सुक्रोज, जो कि हमें 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज देगा। दूसरा भी सुक्रोज है जो कि हमें 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज देगा। सो इससे क्या होगा हमारे पास ओवरऑल 2 ग्लूकोज यूनिट प्लस 2 फ्रक्टोज यूनिट है। मतलब ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक शुगर है। सो ये हमारा ओवरऑल हो गया कि अगर हम डाइसैकेराइड हमारा सुक्रोज और सुक्रोज है, देन इट विल हैव मोनोसैकेराइड्स विथ 2 कीटोनिक यूनिट एंड 2 एल्डिहाइडिक यूनिट। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अरे मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया, सॉरी। चलिए बच्चों मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। कुछ इश्यू आ रहा है। मेरी आवाज वीडियो आप लोगों के पास क्लियर आ रही है बच्चों? एक बार कंफर्म कर दो, कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है चलिए, तो ये हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पोल खत्म होने वाली है। ओके तो ये क्या बोल रहा है, एन एंजाइम known to catalyze the cleavage of disaccharide is added to a pure sample of unknown carbohydrate। एक एंजाइम ले रहे हैं हम जो कि डाइसैकेराइड को क्लीव करेगा, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसका कर रहे हैं ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। वो हमें क्या रिजल्ट देता है, द प्रेजेंस ऑफ 2 सेपरेट पीक्स। ये 1760 और 1665 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें 2 पीक मिल रहा है। तो बेस्ड अपॉन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मोस्ट लाइकली मेड अप ऑफ ओरिजिनल प्योर सैंपल। तो हमारा जो प्योर सैंपल है वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा। तो इस क्वेश्चन से हम पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास है जो पीक आ रहा है ये, और दूसरा पीक जो है ये, दोनों जो पीक है वो डिफरेंट है।
मतलब क्या है, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है मोनोसेकेराइड के वो डिफरेंट है। सो सिंपली फिर तो इजी हो गया। माल्टोज के मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज तो एक मोनोसेकेराइड ही है, तो ये तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल ही रहा है डाइसेकेराइड का, तो फ्रक्टोज पहले ही एलिमिनेट हो गया। लैक्टोज डाइसेकेराइड है, बट इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप ही होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा सुक्रोज, जिसमें कि हमारे पास होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो हमारे पास हुआ एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण हमें दो डिफरेंट पीक मिलेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ओ सॉरी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुक्रोज। ओके, किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। अगर आपको याद है तो आंसर करो, नहीं है तो फिर याद कर लो, इसका कुछ ऐसा पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अ पेंटोज शुगर रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इन हार्ट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? ये जितने भी शुगर आप देख रहे हैं ऑप्शन में, ये सारे ही पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल है। ओके, ये सारे ही पेंटोज शुगर है, बट इसमें से एक पार्टिकुलर शुगर है जो कि सिर्फ हार्ट सेल में प्रेजेंट होता है। और ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलते हैं बच्चों, जिसमें कि आपको अगर याद है तो करो, वरना छोड़ दो। तो ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है वो अगर याद है तो आंसर करो। चलिए, पोल खत्म हो गया। इसका आंसर मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, ये बस आपको याद करना होगा। और इसका आंसर होगा हमारे पास जाइलोज। जाइलोज जो शुगर होता है वो प्रेजेंट होता है हार्ट सेल में, हार्ट सेल के मेम्ब्रेन में, और ये एक पेंटोज शुगर है, मतलब इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, बस इतना ही जानिए, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ही ना, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये जो हार्ट सेल है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, नथिंग एल्स, मोनोसेकेराइड है। जैसे ग्लूकोज, ये सारे कैसे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, वैसे ही लाइजोज भी एक मोनोसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करता है। सो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा पहले तो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। एक एक टर्म को अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। हो गया, हो गया। चलिए फिर देखिए, अगर इसके हम पार्टिकुलर आंसर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलीसेकेराइड इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे? आप ऑप्शन पढ़िए। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टोर D-glucose. This is not glucose for later use in the form of energy source. ये क्या है? D-glucose. बट हम एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दीबाजी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डी ग्लूकोज। हमें ये डी ग्लूकोज ना दिख के डी ग्लूकोज दिखेगा और हम समझ लेंगे कि ये ऑप्शन सही है। सो आप ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इसलिए मैं बोल रही थी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है वो क्या स्टोर करते हैं? ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च के दो फॉर्म्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ओके, सो
अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो हमारा ये ऑप्शन है ये कैसे सही है, सेलुलोज एंड माल्टोज डिफर इन देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफर करते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे? सेलुलोज जो है, सेलुलोज में जो हमारा ग्लूकोज 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 का एक पॉलीमर होता है और इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है बीटा 1,4। बट अगर माल्टोज की बात करें तो वो ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है जिसमें लिंकेज होती है अल्फा 1,4। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफर कर रहा है। कैसे? यहाँ पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। सेकंड ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे डी ग्लूलोज लिखा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए डी ग्लूकोज। और उसके साथ अगर हम सी ऑप्शन देखें वो क्यों सही है, सेलुलोज एंड माल्टोज बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल सही है। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अगर हम देखें डी ऑप्शन, अमाइलोपेक्टिन कंटेन ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड चेन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्टार्च होता है जो कि स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, स्टोर्ड ग्लूकोज इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और यही स्टोर्ड ग्लूकोज एनिमल के केस में होता है, क्या होता है पता है आप लोगों को? ये होता है ग्लाइकोजन। एनिमल में जो स्टोर्ड फॉर्म होता है वो होता है ग्लाइकोजन, प्लांट में जो होता है वो होता है स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है वो मेनली टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है हमारा अमाइलोज, एक होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। और ये जो अमाइलोज होता है ये अल्फा 1,4 लिंकेज का एक लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट ऐसे लीनियरली प्लेस्ड होते हैं। बट अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है, मतलब कि ग्लूकोज यूनिट ऐसे लीनियरली अरेंज होते हैं प्लस अल्फा 1,4 लिंकेज से, प्लस आफ्टर एवरी 16 to 24 रेसिड्यूज इसकी ब्रांचिंग होती है। और ब्रांचिंग कैसे होती है, अल्फा 1,6 ब्रांचिंग होती है। सो ये जो ऑप्शन बोल रहे हैं अमाइलोपेक्टिन कंटेन ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल सही है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू ब्रांचिंग होती है। ओके, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। इसका ऑप्शन मैं टिक कर देती हूँ कौन सा सही होगा। इसका हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि यहाँ पे है डी ग्लूकोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो। रिचा, शुभम, हिना, वेरी गुड। ओके, ठीक है, सबने आंसर किया है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? इसका आंसर मैं पहले मार्क करा देती हूँ। इसका आंसर होगा ग्लूकोज। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों होते हैं कीटोनिक शुगर, और जो कीटोनिक शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, अगर मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है अभी तो आप बोलिए, नहीं तो फिर आप मेरे लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे वहां पे जाके आप देख सकते हैं, लेट्स क्रैक CSIR UGC चैनल पे। सो रिड्यूसिंग शुगर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, दो शुगर दैट हैज फ्री एनोमेरिक कार्बन
और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, वो सुगर्स जो होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि हम मेनली 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं एजेंट्स को। एक होता है हमारा फेहलिंग सॉल्यूशन, दूसरा होता है टॉलेंस रिएजेंट, तीसरा होता है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अगर कोई भी सुगर, कोई भी मोनोसेकेराइड, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ये तीनों सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है और एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो कर रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो जो शुगर होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्लूकोज के केस में, तो ग्लूकोज में हम जानते हैं कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अगर ये हमारा रिएक्ट करेगा फेहलिंग सॉल्यूशन से, फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सोडियम टार्टरेट। ओके, तो ये जो COH है वो इस कॉपर +2 को रिड्यूस कर देगा कॉपर +1 में, एंड aldehyde itself get oxidized into carboxylic acid. So due to this reduction of Cu2 into Cu1, ये एक कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड कलर शो करता है, ब्रिक रेड कलर। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में हमारे पास शुगर है, उसमें हमने फेहलिंग सॉल्यूशन ऐड किया और रेड कलर दिख रहा है हमको, तो हम बोल सकते हैं कि दिस पार्टिकुलर शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, सबको समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? ग्लूकोज। ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि these two are कीटोनिक, कीटोनिक शुगर। इसमें नो फ्री CHO अवेलेबल, सो इसलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन रिड्यूसिंग, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why maltose is not used as a source of glucose for human digestion, but cellobiose? Why maltose is used but cellobiose is not used? So ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस देखिए, आंसर करिए। भावना, अनुराधा, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? माल्टोज कैन बी यूज्ड एज अ ग्लूकोज सोर्स इन ह्यूमन बट सेलोबायोज कैन नॉट। क्यों? पहले देखते हैं कि माल्टोज और सेलोबायोज होता क्या है। दोनों ही ग्लूकोज के डायसैकेराइड है, बट माल्टोज के केस में जो बॉन्डिंग होती है वो α1,4 की होती है ग्लूकोज ग्लूकोज में, बट सेलोबायोज के केस में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है β14। तो इस केस में क्या होगा? ड्यू टू दिस β14 लिंकेज, ये ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमन डज नॉट हैव एनी एंजाइम दैट कैन कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा बॉन्ड। सो इसलिए अगर सेलोबायोज को हम ह्यूमन न्यूट्रिशन में दे रहे हैं तो वो उसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एंजाइम ही नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर हम बी की बात करें, क्या बोल रहा है? सेलोबायोज इज टू इनसॉल्युबल। बिल्कुल नहीं, सेलोबायोज एक डायसैकेराइड है, इसमें मल्टीपल OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सॉल्युबल होगा। सेकंड ऑप्शन है क्लीवेज ऑफ सेलोबायोज गिव्स अ मोनोसैकेराइड व्हिच इज नॉट ग्लूकोज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेलोबायोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें कि दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज होते हैं। तो अगर वो हाइड्रोलाइज्ड होगा तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज देगा, बट ह्यूमन के केस में वो हाइड्रोलाइज्ड ही नहीं होता है क्योंकि ह्यूमन में वो एंजाइम ही नहीं होते हैं। The cellobiose acetyl link is inherently resident to acidic hydrolysis. No, this is not correct. The only correct option is first, that is human
does not have an enzyme that can hydrolyze beta-1,4 linkage. सिमिलरली जो सेलुलोज होता है वो भी ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें भी beta-1,4 लिंकेज ही होता है. तो ये क्वेश्चन हो गया सबका. किसी को डाउट? आगे चले. ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आज के लेक्चर में ही मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, तो फटाफट इसका आंसर कर दो सब. भावना, रिचा, हिना, वेरी गुड. जल्दी सब आंसर करो. लंबानी, संकारा, वेरी गुड. जल्दी जल्दी करो. ये तो सबको आता होगा, आज के लेक्चर में ही मैंने बताया है. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसके दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होते हैं. वेरी गुड अनुराधा, राइट. चलिए ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. लैक्टोज हमारा बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से. ठीक है, आगे बढ़ते. चलिए, मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया. लैक्टोज के केस में कौन सा लिंकेज होता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज कैसे लिंक्ड होता है? beta-1,4 से, beta-1,2 से, alpha-1,4 से, alpha-1,2 से. जल्दी बताइए. चलिए, वेरी गुड रिचा, अनुराधा, लंबानी, वेरी गुड. ठीक है, इसका आंसर हमारे पास होगा beta-1,4 लिंकेज. दिस इज द राइट आंसर, beta-1,4 लिंकेज. जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का बीटा फॉर्म ग्लूकोज के जो 4th कार्बन है, इसका गैलेक्टोज का जो 1st कार्बन है वो ग्लूकोज के 4th कार्बन से बॉन्डिंग करता है और यहाँ पे जो गैलेक्टोज का फॉर्म होता है वो बीटा फॉर्म में होता है. तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा. ठीक है, आगे बढ़े. स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, ये भी मैंने आज आप लोगों को बताया है थोड़ी देर पहले स्टार्च के बारे में. हिना, भावना, अनुराधा, वेरी गुड. जल्दी जल्दी आंसर करो, काफी इजी है ये, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है. ठीक है, चलिए, तो ये काफी इजी है. इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन. मैंने बताया आपको स्टार्च होता है जो कि ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है. इसके दो फॉर्म्स होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. तो अमाइलोज जो होता है वो alpha-1,4 लिंकेज का लीनियर चेन होता है और अमाइलोपेक्टिन alpha-1,4 का लीनियर प्लस alpha-1,6 से ब्रांच्ड होता है. ओके, सो ये हो गया इसका कंसेप्ट. तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट. क्लियर? डाउट है किसी को? जल्दी बोलो. थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये हो गया ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़े.
ओके चलिए जल्दी से आंसर पढ़िए, आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। मैं पोल स्टार्ट कर दी, चलो। रिचा वेरी गुड, भावना वेरी गुड, शुभाशीष वेरी गुड। चलिए पोल खत्म हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इंक्लूड, इजी है ये, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सेलुलोज सही है, बट यहाँ पे स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है? न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ पे सेलुलोज ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों होते हैं न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड, और यहाँ पे भी ग्लाइकोजन है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है, जिसके तीनों जो कंपाउंड्स है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, वो है हमारा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। ठीक है, किसी को डाउट तो बोलो जल्दी, नहीं है डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अरे ये तो अभी मैंने बोला, तो आई थिंक इसका आंसर सबको विद इन 5 सेकेंड देना होगा। न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? अगर आपने सुना अभी, जस्ट अभी मैंने बोला। चलिए वेरी गुड, सबने आंसर किया। सुभशीष, भावना, रितु, निधि, अनुराधा, सपना, हिना, वेरी गुड। मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए फिर, न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड्स आर starch and glycogen. Starch is the nutritional polysaccharide in plant and glycogen is the nutrition polysaccharide in case of animals. ठीक है, दोनों ही पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं, जिनका मोनोमेरिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज होता है, बट स्टार्च जो है वो होता है प्लांट का स्टोर्ड फूड, और जो ग्लाइकोजन होता है वो होता है हमारे पास, मतलब एनिमल का। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। विट्रस ह्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। शुभाशीष, ऋचा, निधि, गुड। चलिए वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? विट्रस ह्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर होगा हमारा हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो विट्रस ह्यूमर में एज अ फ्लूइड, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, और इसको एज अ शॉक ऑब्जर्वर भी हम बोल सकते हैं कि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये सारे जो 4 कैटेगरीज हैं, ये होते क्या हैं? ये हमारे होते हैं गैग्स। गैग्स क्या होते हैं? ग्लाइकोज, अमाइनो, ग्लाइकेन्स। तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं, जिसके एग्जांपल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
काइटिन हो गया। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल पॉली, फिर हमने क्वेश्चन किया न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड का, जिसमें हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन हो जाता है। और जो थर्ड कंपोनेंट है जहां पे पॉलीसेकेराइड एक्ट होता है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, भावना ओके इको हो रहा है, अभी बताना मुझे भावना क्या आवाज क्लियर है मेरी, एक बार कंफर्म करो देन मैं स्टार्ट करूंगी। आवाज क्लियर आ रही है? ओके ठीक है। तो जो ईसीएम में हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। और these gags remain in association with different protein molecules, और वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर बनाएंगे प्रोटियोग्लाइकेन्स, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इस कैटेगरी में 4 कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। इनके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इनके एग्जांपल्स लाइक ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अगर आपको पढ़ना है तो मैम हाउ टू गेट योर क्लास अपडेट, मेरा अभी स्पेशल क्लासेस आ रहे हैं सिर्फ, और स्पेशल क्लासेस मेरे 8 to 9 के बीच में होते हैं, 8 to 9 PM। और अगर आपको मेरे क्लासेस रेगुलर क्लासेस फॉलो करने हैं तो वो भी यूट्यूब पे आ रहा है अनअकैडमी के चैनल पे, जिसका नाम है लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, जहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो वहां जाके आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर्स का डिटेल अगर आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं आप। अभी मैं प्रोटीन पढ़ा रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो निधि आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं वहां ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसके मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है। तो ये हो गए हमारे ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स, जिसके 4 एग्जांपल्स होते हैं ये। और विट्रस ह्यूमर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, विट्रस ह्यूमर में हमारा प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु, शुभम, निधि, गुड, सही आंसर किया आप लोगों ने। जिन्होंने गलत किया कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगी, आप सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए खत्म हुआ पोल। तो इसका राइट आंसर अनुराधा, निधि, इशिता, शुभम, जया सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन एल्डोज शुगर टू हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका आंसर होगा हमारे पास 4। कैसे होगा? एल्डोज शुगर क्या होता है, जिसमें कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर हम बात करें 3 कार्बन की चेन की, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कि नहीं, अगर हम ये चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे आप देखो कि ये OH ग्रुप और ये अगर OH इसके साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो ये जो रिंग होगा ये बहुत ही शॉर्ट रिंग होगा। ठीक है, शॉर्ट स्मॉलर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, स्मॉलर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये अनस्टेबल होगा, काफी अनस्टेबल होगा। जो 3 to 4 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 4 कार्बन कंपाउंड की, 4 कार्बन एल्डोज शुगर की, तो इस
OH के साथ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल होगा, बट 3 कार्बन के केस में जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो 3 मेंबर्ड रिंग बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। सॉरी, मैंने बोला 4 वाला भी अनस्टेबल होता है, 4 वाला स्टेबल होता है। सो यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये 4 कंपोनेंट में, ये 4 ग्रुप्स में, वो हमारा 4 कार्बन का जो रिंग बनेगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, एक बार फिर समझाती हूं मैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन के बीच में अगर चेन बन रही है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। बट अगर 4 कार्बन के केस में हम देखेंगे तो जो रिंग बनेगा वो 4 मेंबर्ड रिंग होगा जो कि हमारा स्टेबल हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा किसके केस में? एल्डोज शुगर के केस में। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमारा जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन्स का, उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। शुभाशीष, इशिता, अनुराधा, आपने आंसर किया बहुत जल्दी। शुभम, गुड। जल्दी जल्दी आंसर करो। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर किया। द कॉम्पोनेंट ऑफ कार्टिलेज एंड कॉर्निया इज, कार्टिलेज एंड कॉर्निया के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका क्या कॉम्पोनेंट होता है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसका कॉम्पोनेंट होता है केराटिन सल्फेट। ठीक है, उसका कंपोनेंट होता है केराटिन सल्फेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज केराटिन सल्फेट। अगर मैं बाकी ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन्स के भी आपको बताऊं लोकेशंस, तो जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है ये मेनली कोलेजन प्रोटीन के साथ बाइंड किए हुए रहता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और इससे पहले हमने जो डिस्कस करा था विट्रस ह्यूमर में, वो होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्टिलेज और कॉर्निया में कौन से ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन्स होते हैं? केराटिन सल्फेट। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sugar do not form a cyclic structure? मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। तपस, ऋचा, हीना, अनुराधा, वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, इरिथ्रोलोज 4 रिंग है, बट इरिथ्रोलोज क्या है बेटा? इरिथ्रोलोज जो है वो एक कीटोनिक शुगर है। और कीटोनिक शुगर के टर्म्स में हम बात करें तो मैंने जो पहले बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 होना चाहिए, दैट इज इन केस ऑफ एल्डोज शुगर। बट कीटोज शुगर की हम बात करें तो वहां पे डिफरेंट होता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कैसे? अगर हम इरिथ्रोलोज की बात करें तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, उसी से आप समझ जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया इसका कीटोनिक ग्रुप। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो जनरली क्या होता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो पिनल्टीमेट कार्बन से होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो कार्बोनिल ग्रुप से होगा साथ में। तो यहां से ये ओ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कीटोन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो होता है हमारा सेकेंड कार्बन पे। तो इसलिए जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड में भी वो 3 मेंबर्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो सेकेंड कार्बन से स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे वो है हमारा बोथ ए एंड बी। तो अगर हम यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो एल्डोज शुगर होते हैं उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, सॉरी, वो होगा हमारा 4, बट कीटोज के केस में वो होगा 5। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए, तो ये हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जो क्वेश्चंस बचे हैं बाकी वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मेरे मैं कब क्लासेस लेती हूँ ये जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी क्लासेस की टाइमिंग पता चल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप ये क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। शुभाशीष, शुभम, विलास, वेरी गुड, आंसर करो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कल हम लोग फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे बता दो अभी आप कमेंट में लिख के। चलिए, ठीक है। Which of the following sequence correctly represent the order of sweetening agent? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तीनों ही जो शुगर होते हैं तीनों ही स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, बट इनकी जो ऑर्डर है वो वेरी करती है। कैसे? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या है, फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा स्वीट होता है, फॉलोड बाय सुक्रोज, देन ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है, इसके जो सीक्वेंस होती है वो आपको याद ही रखना है, क्योंकि पार्टिकुलर रीजन इसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए। सो थैंक यू। टुमारो सेम टाइम, यस टुमारो सेम टाइम पे मैं आऊंगी 8 से 9। किसी को कोई डाउट है? वेलकम हिना, वेलकम। ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड करें। किसी को कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन को दोबारा बताऊं मैं तो वो भी हम कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया हो, आप दोबारा पूछ लो। टॉपिक अनुराधा, कल हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं अ डे आफ्टर टुमारो के सेशन में कराऊंगी, क्योंकि कल का क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड पे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस टॉपिक को पहले पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके, मेरी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वहां पे, उसको आप पढ़ लीजिए।
फिर हम कल उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही मैं एक शॉर्ट रिवीजन भी करवाऊंगी आपका। ओके, शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड से। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।